Hello everyone. Today we are discuss about Indian Contract Act 1872. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न करता है लॉ जो रिलेट करता है कॉन्ट्रैक्ट से. एंड दिस एक्ट इज एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872. और जब ये इनेक्ट हुआ था तो इसके टोटल 266 सेक्शन थे. एंड द एक्ट was passed by the British India and based upon the principle of English common law. और ये whole of India में applicable है including the Jammu and Kashmir. And this act come into effect is 1st September 1872 और apply करता है all contracts in India में. अब हम बात करते हैं इसके डेवलपमेंट के बारे में. देन जब ये एनेक्ट हुआ था तो 266 सेक्शन थे जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था. जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो डिफाइन किए गए थे सेक्शन 1 to 75 में. एंड कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स जो डिफाइन किए गए थे सेक्शन 76 to 123 में. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लज एंड एजेंसी जो डिफाइन किए गए थे सेक्शन 124 to 238 में. एंड फोर्थ पार्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू पार्टनरशिप जो डिफाइन किए गए थे सेक्शन 239 to 266. अब हम बात करते हैं कि एट प्रेजेंट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्या सिचुएशन है. एट प्रेजेंट we divided into 2 parts. Part number 1 deal करता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 1 to 75 एंड पार्ट नंबर 2 डील करता है स्पेशल काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट सच एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 124 to 238 में. अब जो सेक्शन 76 to 123 में जो प्रोविजन थे सेल ऑफ गुड्स के और जो सेक्शन 239 to 266 में जो पार्टनरशिप के प्रोविजन थे उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिमूव करके अलग से एक्ट बनाए गए हैं. एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट से. अंडर दिस सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है एन एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हुए वो हो गए कॉन्ट्रैक्ट. एंड अदर वर्ड सिंपली हम कह सकते हैं कि ऐसे एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे वही कॉन्ट्रैक्ट होंगे और जिस एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे. अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की. फर्स्ट डेफिनेशन इज अ ऑफर. सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है ऑफर. ऑफर मीन जब कोई पर्सन ऑफर करता है किसी दूसरे पर्सन को किसी पर्पस के लिए. सपोज फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है और बी एक पर्सन है. ए बोलता है बी को कि मेरे को 5 लाख रुपीस में अपनी कार बेचनी है. तो ए ने यहां क्या किया, ऑफर किया बी को. ओके, दैट इज अ ऑफर. अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की जो डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 2B में. कोई पर्सन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है देन दैट इज अ एक्सेप्टेंस. सपोज यहां पर एक पार्टी है जिसने ऑफर किया बी को कि मेरे को अपनी कार बेचनी है 5 लाख रुपीस में. तो
बी ने बोला ओके मैं आपकी कार 5 लाख रुपीस में खरीदने के लिए तैयार हूं। तब भी बी ने क्या किया, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ओके, दैट इज अ एक्सेप्टेंस। एंड जब ऑफर और एक्सेप्टेंस, जब ऑफर कोई एक्सेप्टेड हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। इन वेरी सिंपल वर्ड, व्हेन एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम प्रॉमिस। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी के बारे में कि प्रॉमिसर कौन हुआ और प्रॉमिसी कौन हुआ। प्रपोजल is called the promiser. Mean, for example, A person ने जब B को प्रपोजल दिया कि मेरे को अपनी कार बेचनी है 5 लाख रुपीस में, तब यहां पर प्रॉमिसर कौन हुआ, A, जिसने प्रपोजल दिया है उसको बोलेंगे प्रॉमिसर, और जिसने एक्सेप्ट किया है उसको बोलेंगे प्रॉमिसी। ओके, अब हम बात करते हैं कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर ए पार्टी है और बी पार्टी। ए ने बोला कि मेरे को अपनी कार बेचनी है 5 लाख रुपीस में, तो बी ने बोला कि डन, मैं आपकी कार 5 लाख रुपीस में खरीदने के लिए तैयार हूं। तो यहां पर ए ने क्या किया, अपनी कार ट्रांसफर करी और बी ने उसको सम ऑफ अमाउंट 5 लाख रुपीस जो अमाउंट उसने ए को ट्रांसफर किया, दैट इज कंसिडरेशन, दैट इज अ कंसिडरेशन। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2E। सेक्शन 2E डिफाइन करता है एग्रीमेंट। जब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, उन दोनों के बीच पार्टी में प्रॉमिस हो गया। सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, उन दोनों पार्टीज के बीच में कंसिडरेशन भी होगा तो वो बन गया एग्रीमेंट। मीन लाइक सपोज कि यहां पर ए पार्टी ने बी पार्टी को ऑफर किया, बी ने एक्सेप्टेंस किया और उन दोनों के बीच में कंसिडरेशन भी हो गया, तो ये बन गया एग्रीमेंट। अभी ये एग्रीमेंट बना है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। मीन जब किसी लीगल अथॉरिटी के द्वारा ये इन्फोर्स करवाया जाएगा एग्रीमेंट, तब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। देन सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को, जो ये बोलता है कि सारे ही एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट तभी होंगे जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होंगे। यदि इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अब हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। सेक्शन 10 डिफाइन करता है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। All agreement are contract if includes offer and acceptance। वहां पर ऑफर भी होना चाहिए, ऑफरर भी होना चाहिए, ऑफरी भी होना चाहिए, 2 पार्टीज होनी चाहिए, दोनों के बीच में ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए और उन दोनों के बीच में इंटेंशन होनी चाहिए टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप की। एंड लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। मीन कोई भी अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। सपोज कि जब ए पार्टी ने बी पार्टी से एग्रीमेंट, कार एग्रीमेंट किया, तो उन दोनों का, यदि ए ने बोला कि मैं तेरे को कार ट्रांसफर करूंगा, बी ने बोला कि मैं आपको 5 लाख रुपीस अमाउंट ट्रांसफर करूंगा, देन यहां पर एक लॉफुल कंसिडरेशन हो रही है। यदि ए ने बोला कि मैं आपको कार ट्रांसफर करूंगा और आप मेरे को कोई इलीगल लाइक कोई ड्रग्स ट्रांसफर करना, तो दैट इज नॉट अ लीगल लॉफुल कंसिडरेशन। और ना तो ये लॉफुल कंसिडरेशन है,
ना ही ये लीगल है, ये इलीगल हो गया, तो ये लॉफुल कंसिडरेशन नहीं हुआ। अब बोला कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी कैसे हुए? मीन दोनों पार्टीज मेजर होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर होंगी, तभी वो कैपेबल होंगी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, एंड बोथ पार्टी साउंड माइंड होनी चाहिए, मीन अनसाउंड माइंड नहीं होनी चाहिए। दोनों पार्टीज एक तो मेजर होंगी और साउंड माइंड हो, तभी वो कैपेबल होंगी एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और फ्री कंसेंट होनी चाहिए, किसी का भी कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। बोथ पार्टी इज फ्री टू डू एनी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मीन उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में लाइक ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को 5 लाख रुपीस देता हूं कि सी पर्सन को मारने के लिए, तो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट तो हुआ ही नहीं, ये तो इलीगल एक्टिविटी होगी ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ओके, तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और एग्रीमेंट एक्सप्रेस नहीं करता होना चाहिए वॉइड को, वॉइड कोई एग्रीमेंट। और सर्टेनिटी होनी चाहिए कि वो परफॉर्म करेगा उस एग्रीमेंट को। और लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मीन सपोज कि ए पर्सन ने बी से एग्रीमेंट कर लिया, लाइक कार एग्रीमेंट ही कर लिया, और उसको किसी लीगल अथॉरिटी के पास इन्फोर्स ही नहीं करवाया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं। तो ये वो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट हुआ जब तक इस एग्रीमेंट को, जो इन दोनों के बीच में कोई कार एग्रीमेंट बना है, वो उसको लीगली एनफोर्स नहीं करवाएंगे, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तब तक ये एग्रीमेंट ही रहेगा। ओके।